Hello students, welcome to EduConnect, which is the digital platform of EduSmart Institute. आज हम क्लास 10th GSEB की एसएस के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। उसका इंडेक्स देखेंगे कि हमको क्या करना है, एक्चुअली में अपने को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एसएस के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको पता ही नहीं होता कि एसएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, कि हिस्ट्री कहाँ पर है, ज्योग्राफी कहाँ पर है, प्लस में इकोनॉमिक्स कहाँ पर है, पॉलिटी है या नहीं है आपकी, सिविक्स जिसको आप लोग बोलते हो, सिविक्स है या फिर नहीं है आपकी, वो सब के बारे में एक बार देख लेते हैं। आपका इंडेक्स थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको एक्चुअली में चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या। फिर हम उसके बाद में आपकी पूरी एसएस की जो सीरीज़ होगी, पूरे जो चैप्टर होंगे वो यहाँ पर EduConnect पर आपको पढ़ाने के लिए दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललिता शर्मा। आज हम आपके चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में चैप्टर्स है क्या। तो स्टूडेंट्स, ये पहले 1 to 7 जो चैप्टर है आपके, ये जो है वो हिस्ट्री के बारे में है। ये जो चैप्टर है वो आपके हिस्ट्री के बारे में है कि आपको हिस्ट्री में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हिस्ट्री के भी बेटा पार्ट्स होते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों ने क्लास 6th क्लास 7th में पढ़ा होगा, कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे कि आईवीसी के बारे में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस। फिर आपने वहाँ उसके बाद वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। फिर आपकी बहुत सारी डायनेस्टीज आई होगी। फिर आप लोगों ने मेडिवल मुगल्स के बारे में पढ़ा होगा कि कौन से राजा आए थे, उन्होंने कब लड़ाई करी, क्या किया था, वो सब आप लोगों ने मेडिवल के बारे में। और फिर आता है मॉडर्न एज, जब ब्रिटिशर्स लोग हमारे इंडिया के अंदर आए थे, वो आए थे एज अ व्यापार करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे ही रह गए थे आके। उन्होंने यहीं पर ही अपना बसेरा जमा लिया था, एडमिनिस्ट्रेशन या रूल किया, यहाँ पे बहुत कुछ किया यहाँ पर। तो क्लास, इसमें आपका जो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, जो भी आपका आर्ट एंड कल्चर है, क्या किया था राजा ने, कौन सा फोर्ट बनाया था, हम लोगों ने कैसे कल्चर को लिया है, क्या क्या है उसके अंदर, लिटरेरी बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज और प्लेस ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज क्या है, और अपने को अपना जो हेरिटेज है वो एक्चुअली बचाना कैसे है। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम लोग 8th चैप्टर जो है 8 से लेकर 14 तक आप लोग जो है वो जियोग्राफी के बारे में पढ़ोगे। जियोग्राफी अपने को अपने अर्थ की स्टडी करनी है बेटा। यहाँ पर जियो का मीन्स क्या होता है, अर्थ, और ग्राफी का मीन्स क्या होता है, स्टडी करना। आपको अर्थ की स्टडी करनी है यहाँ पर। अर्थ की स्टडी मतलब देखो, सबसे पहले हमारे रिसोर्सेज कौन से हैं, हमारे अर्थ पर रिसोर्सेज कौन से हैं, अर्थ पर कैसे तरह के रिसोर्सेज हैं। फिर अपने को फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है कि फॉरेस्ट एक रिसोर्स है जिससे अपने को मेडिसिन्स मिलती है, अपने को फर्नीचर बनाने के लिए वुड मिलता है, अपने को पेपर बनाने के लिए मिलता है, पेपर इंडस्ट्री, इसके बारे में। फिर अपने को देखो, इंडिया जो है वो आधा गांव में बसा है ऐसा बोला जाता है, तो ऑब्वियसली गांव के लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिनरल है, एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, जो अभी अपना सर्विस सेक्टर दे रहा है अपने को। सर्विस सेक्टर्स 3 तरह के सेक्टर होते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सेक्टर जो है वो 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर सर्विस सेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आप यही पढ़ोगे कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ लिया। और सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, कि जो मान लो हमारा प्राइमरी सेक्टर मतलब कॉटन हमारा एक प्राइमरी है, कॉटन को अपने को शर्ट बनाना है, तो वो शर्ट हम सेकेंडरी सेक्टर में जाके बनाएंगे, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके बनाएंगे। और फिर वही शर्ट हम मार्केट के अंदर भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, वो हम लोग टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हम लोग जो है वो 15 से लेकर 21 तक हम लोग जो है वो आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन पढ़ेंगे। ये आपका पोर्शन है वो इकोनॉमिक्स पोर्शन है। और जो ये 22 वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब जो छोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं आपकी डेली लाइफ में क्या हो रहा है। आप आजकल इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उनसे अपने को बचा कैसे जा सके, प्लस गवर्नमेंट अपने लिए क्या लेकर आ रही है, क्या करना चाहिए अपने को बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, किस किस का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ये सब आप इसके बारे में पढ़ो। ये चैप्टर आपको खुद भी आता होगा क्योंकि आप बहुत मतलब आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो व्हीकल्स का यूज़ करती है, तो उसको रोड सेफ्टी के बारे में ऑब्वियसली पता होगा। और जिन लोगों को नहीं पता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज हम आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि चैप्टर में एक्चुअली में है क्या। तो क्लास नेचुरल रिसोर्सेज में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। हम जो आपके आने वाले चैप्टर्स होंगे वो भी पहला आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे करके आपका जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आपके एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एड्यू कनेक्ट पे आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हो, आप हमें मैसेजेस डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। नेचुरल रिसोर्स में आप पढ़ोगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज रिन्यू हो जाते हैं, बार की बार अपने पास आते हैं, जैसे कि देखो सोलर एनर्जी हो गया, वो क्या है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। फिर है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम, ये क्या है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये क्या है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये रिसोर्सेज बनते तो है लेकिन इन रिसोर्सेज को बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। और आने वाली जनरेशन क्या इनका यूज़ कर पाएगी अगर हम इन्हें आज ही ख़त्म कर देंगे तो इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके कैसे रखना है, कंजर्व कैसे करके कैसे रखना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस आपको सोइल के बारे में पढ़ना है, जो ये हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से अपने को क्या मिलता है, एक्चुअली फॉरेस्ट से अपने को क्या मिलता है वो सब पढ़ना है अपने को। फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो फॉरेस्ट में इतने सारे पेड़ होते हैं जिसकी वजह से रेनफॉल भी हो रही है। फॉरेस्ट से अपने को वुड मिलता है, अपने फर्नीचर बना सकते हैं। फॉरेस्ट से अपने को मेडिसिन, अपने को ऐसे ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जहाँ से हम लोग हमारे मेडिसिन बना सकते हैं। फिर उन फॉरेस्ट को अपने को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, टाइगर, कौन सा प्रोजेक्ट चला था टाइगर के ऊपर, टाइगर प्रोजेक्ट था, वो बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एग्रीकल्चर, हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर एक्चुअली में कैसा है। देखो एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी लैंड के ऊपर, हमारे सोइल के ऊपर, कि हमारी क्या जो लैंड है वो फर्टाइल है कि इनफर्टाइल है, और एक्चुअली में इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन सी सोइल मिलती है, कैसा एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे, कैसा क्रॉप्स उगेंगे वहाँ पे, वो सब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्सेज में एक्चुअली है क्या। फिर हम वाटर रिसोर्सेज में देखो हम ऐसा बोलते रहते हैं कि पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, लेकिन पानी को एक्चुअली में क्यों बचाने की ज़रूरत है अपने को। हम तो कहते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर 3/4 जो है वो पानी ही है।
फिर अपने को पानी को बचाने की ज़रूरत क्यों आई यहाँ पर? देखो, हमारा मान लो 100% जो है वो वाटर है, जिसमें से 97% वाटर जो है वो सलाइन है, नमकीन पानी है, जिसे आप पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अपने एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते, अपना वॉश के लिए यूज़ नहीं कर सकते कपड़ों को, किसी चीज़ के लिए जो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो 97% पानी है। और जो 3% रह गया, उसमें से भी 2% जो है वो आपका ग्लेशियर की फॉर्म में है, बर्फ़ की फॉर्म में है। क्या बर्फ़ को आप यूज़ कर सकते हो खाने के लिए, पीने के लिए, किसी चीज़ के लिए। और जो 1% बच गया, वही आपका जो है वो यूजेबल वाटर है, पीने के लिए वाटर है। 1% पानी, इतनी सारी पॉपुलेशन, वर्ल्ड में इतने सारे लोग, कैसे चलेगा? तो इसलिए हम क्या बोलते रहते हैं कि अपने को वाटर को कंजर्व करना चाहिए। पानी जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी नहीं है तो हम भी नहीं हैं। हम पानी के बिना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन तो हम जी ही नहीं सकते हैं। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ओके, फिर हम लोग इंडिया के जो मिनरल्स है और रिसोर्सेज, इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो मिनरल्स है वो अपने को प्लेट्यूज में से मिलते हैं। आपको पता है प्लेट्यूज में ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं। उसके बारे में, हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैंने आपको बताया था, जो किस में आता है, आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारा वो आता है। फिर हम आपका पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड जो है वो आपका सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ओवरऑल हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि ज्योग्राफी में आपको पढ़ना क्या है, अर्थ की ही स्टडी करना है। आप लोगों ने सब देखा है, आप लोगों ने खेतों को देखा है, रिसोर्सेज का आप यूज़ कर रहे हो, फॉरेस्ट में आप गए होंगे कभी आप ट्रैकिंग के लिए, मिनरल्स के बारे में देखा हुआ है आप लोगों ने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ से आपके ये जो टी शर्ट्स, कपड़े जहाँ आपके बन रहे हैं वो सब, ट्रांसपोर्टेशंस का आप डेली यूज़ कर रहे हो, कम्युनिकेशन का बात करोगे, ट्रेड के बारे में बात करोगे। ये सब आपके जो टॉपिक्स है वो ज्योग्राफी के टॉपिक्स है। और जो आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है, इकोनॉमिक का पोर्शन है। इकोनॉमिक के पोर्शन में आपको क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो हमारा इकोनॉमी का वो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कैसे होगा हमारे इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है? हम लोग सब अगर पॉपुलेशन सारे काम करेंगे, जीडीपी रेट बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी का क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वो सब के बारे में। फिर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। LPG, L मीन्स लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड G मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे कि जो पहले हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उनको क्या है कि वो इंडिया के अंदर ही खुल सकती है, बाहर के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। ऐसे उनको मना करा था कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन 1991 के बाद ये को हटा के क्या कर दिया था, लिबरल कर दिया था कि हाँ आप बाहर के देशों में जाओ, वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, अपना काम करो वहाँ पे। प्राइवेटाइजेशन मतलब पहले जो था वो सारा जो था वो गवर्नमेंट हैंडल करती थी, गवर्नमेंट की रेलवे, गवर्नमेंट की ये, गवर्नमेंट की वो, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन आज आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों ने जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो है वो डेवलप करने के लिए बारे में सोचा है कि देखो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, आप लोग हर जगह पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी देख रहे हो। इसमें हम लोगों ने क्या करा हम लोगों ने कि गवर्नमेंट से हम प्राइवेट तक आए हैं। पहले सारे जो बैंक थे वो गवर्नमेंट बैंक्स थे, अभी प्राइवेट बैंक भी है। फिर ग्लोबलाइजेशन, नेशन इकोनॉमी को अपने को ग्लोबल के साथ कनेक्ट कर दिया कि हाँ बेटा आप अभी कर सकते हो, अपना सामान इधर से उधर कंट्री में भेज सकते हो। वन कंट्री टू अनदर कंट्री जब हम मूव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। फिर हम अपने को पढ़ना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये कुछ अपने क्या है, ये प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से तो है इंडिया में, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। क्या गरीब है हम?
क्या इंडिया गरीब है? गरीबी की रेशा में आता है इंडिया? क्या इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है? हाँ, ऑब्वियसली है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी सारी है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियसली लोग होंगे। प्लस एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। इसकी वजह से भी लोग जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग कि लोग खुद की मर्जी से भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। कभी कभी लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं और उनको छोटी छोटी जो जॉब्स मिलती है वो उसको सेटिस्फाइड नहीं होते उसको करने के लिए। एक वैसा वाला अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई जीडीपी के अंदर उसका कोई रोल नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे आपका सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक सीजन में एक बंदा मैंगो सेल कर रहा है, उस टाइम वो एम्प्लॉयड है लेकिन बाकी के सीजन्स में वो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड होगा। फिर टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा काम जो है वो कंप्यूटर पे होने लग गया है, लैपटॉप पे होने लग गया है। तो क्या सब लोगों को कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना आता है? नहीं आता है। तो वहाँ पर वो कुछ समय उस चीज़ को सीखने के लिए निकालते हैं, उस टाइम वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। वो क्या होता है आपका टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयड। फिर क्या है आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या है? जो लोग अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स जैसे कि खाना पीना, रहना सोना, खाना, छत होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए, छत सोने के लिए होनी चाहिए, खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। अगर ये लोग भी अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं, पुअर, कि वो पर्सन जो है वो पुअर है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी है, जैसे कि अंत्योदय योजना हो गई, खाना देने के लिए उन लोगों को घर प्रोवाइड करवाए है, लेकिन फिर भी जो है ये फैसिलिटी वो लोग नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको घर प्रोवाइड करवाए है, हाउस प्रोवाइड करवाए है, लेकिन वो हाउस वो लोग रेंट पर चढ़ा देते हैं और अपना फिर भी वो झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे हैं। पुअर के चैलेंजेस, पॉवर्टी के क्या क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया है क्या नहीं किया है, वो सब के बारे में। प्राइस राइज और कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस जैसे कि अगर मैं कहीं पर कुछ सामान खरीदने के लिए गई, मान लो मैं हिली एरियाज़ में हूँ और वहाँ पर पैकेट पे 10 रुपीज़ लिखा हुआ है किसी चिप्स के पैकेट पे, और वो मेरे को वहाँ पे 20 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट दे रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे को क्या करना चाहिए उनके साथ, कि भाई 10 रुपये लिखा है आप 20 में सेल कर रहे हो। मेरे को इतना अवेयरनेस होनी चाहिए, मेरे को मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब वो चीज़ बनी थी, वो कितने रुपए की है, वो सब मेरे को, क्या वो मेरे साथ कुछ घपलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में मेरे को पता होना चाहिए। फिर अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स क्या? मान लो अभी मैं जैसे कि यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे नहीं आता, जैसे कि कुछ भी चीज़ें मेरे को नहीं आती है, तो वहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग दी जाती है कि मैडम आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वहाँ पे आपका ट्रेनिंग दी जाएगी मैडम आपको, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। आप फिर पढ़ाने लगोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो वहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग देके मेरा डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे। हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है हमारे इंडिया के अंदर, वो सब आप लोग पढ़ोगे। प्लस आप लोग सोशल चेंज क्या क्या आया है, पहले लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, अब पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, तो ये क्या है, सोशल चेंजेस के बारे में आप पढ़ोगे। फिर आप रोड सेफ्टी जो आप डेली पढ़ रहे हो, डेली आप व्हीकल चला रहे हो, उसके बारे में ही आपको पढ़ना है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। फिर जो लास्ट आपका हिस्ट्री का पोर्शन रह गया, मैंने हिस्ट्री का पोर्शन बेटा आपको लास्ट में इसलिए करा रही हूँ कि मेरे को पता है कि हिस्ट्री बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि हिस्ट्री बहुत मज़ेदार हो जाएगा आपके लिए। आर्ट एंड कल्चर के बारे में ही पढ़ना है, जो आप पहन रहे हो, जो आप अपने फोर फादर से सीख रहे हो, जो आपने अपने पूर्वजों से सीखा है, जो आप देख रहे हो, ताजमहल, रेड फोर्ट, आप जो बुक्स के बारे में पढ़ रहे हो, आप जो लाइब्रेरीज देख रहे हो बड़ी बड़ी, वही पढ़ना है। इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं हिस्ट्री के अंदर। आपकी हिस्ट्री बहुत ईजी हिस्ट्री है, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। तो स्टूडेंट्स, हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज मतलब क्या होता है? हेरिटेज ऑफ इंडिया
जो हेरिटेज का मतलब होता है कि जो हम हमारे फोर फादर से हम लोगों ने लिया है वो क्या होगा, हमारा हेरिटेज। तो हम लोगों ने हमारे फोर फादर्स मतलब हमारे पूर्वजों से क्या क्या लिया है, उनसे हम लोगों ने बोलना सीखा, उनसे हम लोगों ने चलना सीखा, उनसे हम लोगों ने बातें करनी सीखी, उनसे हम लोगों ने पढ़ना सीखा, उनसे हम लोगों ने कम्युनिकेशन अच्छा सीखा, उनसे हम लोगों ने अलग अलग हमारे जैसे कि ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें। फिर हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड फाइन आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हम पुराने टाइम में हम ट्रेडिशनल हैंड से चीज़ें बना रहे होते थे, हाथ से बुनाई करते थे, लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स लोग हमारे यहाँ पे आ गए थे तो वो इंडस्ट्री को बिल्कुल उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। और क्या लेकर आए थे, टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, वो यहाँ पर खुद की चीज़ें लेकर आए थे, यहाँ से सामान लेके जाते थे, रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाके वहाँ पे उनको मैन्युफैक्चर करते थे, फिर इंडिया के अंदर उनको बेचते थे और हाई रेट में वो चीज़ें जो है वो वहाँ पर बिक रही होते थे। तो वो पढ़ोगे आप लोग इसके बारे में कि हम जो हमारा बेटा हैंडीक्राफ्ट इतना अच्छा था ना, एक अगर आपके पास अगर साड़ी है, मसलिन की साड़ी है, तो आप अगर उसको एक मैच बॉक्स के डिब्बे में भी फोल्ड करके रखोगे ना तो वो भी फोल्ड करके हो जाते थे। एक रिंग से आप लोग उसे निकालोगे ना तो पूरी साड़ी निकल जाती थी। इतना सॉफ्ट कपड़ा, इतना अच्छी चीज़ें होती थी हमारे यहाँ पे, उसके बारे में पढ़ोगे। फिर आपका जो है वो क्या है, कल्चरल मीन्स क्या होता है, वे ऑफ लिविंग, जैसे आप रह रहे हो वो क्या है, आपका कल्चर है। जैसे कि देखो मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा जैसे रहूँगी, आप गुजराती हो, आपको गरबा ये सब आपको पसंद है, तो वे ऑफ लिविंग आप जिस तरीके से रह रहे हो उसके बारे में। फिर स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर्स, क्या पढ़ोगे, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ोगे। स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर्स मतलब आर्किटेक्चर जो आपके हाउस, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें बना रहे हैं, क्या है उसमें, मूर्तियों के बारे में पढ़ोगे ये सब। और लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, बुक्स, किसने कौन सी बुक लिखी थी, कब क्या हुआ था, कैसे लिखी थी वो, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, बिब्लियोग्राफी क्या है, वो सब उसके बारे में पढ़ोगे। फिर इंडियन हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि जो हमारा इंडिया है ना बेटा वो पुराने टाइम से साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बेस्ट था। हम आज यहाँ पर बैठे बैठे ऊपर ब्रह्मांड में बता देते थे कि ब्रह्मांड में हो क्या रहा है, इतने अच्छे लोग थे हमारे यहाँ पे। जो हम आज चंद्रयान पर जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग अपना भेज रहे हैं, वो हम लोग पहले से कर चुके हैं। वो अपने पहले से यहाँ पे बैठे बैठे अपने बता दिया करते थे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। फिर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, प्लेसेस के बारे में कि हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं उसके बारे में। फिर अपने को अपना जो है वो हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करना है, बचाना कैसे अपने हेरिटेज। जब हमारा ये एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, तब ब्रिटिशर्स लोग आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ा फोड़ी कर दी थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया था, सब अलग कर दिया था। आज ऐसा ना हो जाए, उसको प्रिजर्व करने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए, ये आप साइंस सोशल साइंस के बारे में पढ़ोगे। ये 3 टॉपिक्स कौन कौन से थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और आपका ये रोड सेफ्टी वाला चैप्टर जो अभी नया नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था स्टूडेंट्स, ये आप पढ़ोगे। आज मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, आपके चैप्टर्स के बारे में बताया है कि आपके चैप्टर्स में एक्चुअली में है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम आपको करवाएंगे आपके पूरे एसएस का पूरे सीरीज़, आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके 22 चैप्टर तक आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा जाएगा एडू कनेक्ट पर। आपको कोई भी डाउट है तो हमसे अप्रोच कर सकते हो। आप हमें कमेंट कीजिए, मैसेजेस कीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।